नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS पे स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। यूपी PCS और बिहार PCS 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी भाग 3 के सभी संभावित MCQ। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। साथियों, आज का पहला सवाल है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह क्या होगा? ए, पूर्ण रूप से लागू रहेगा। बी, निरस्त माना जाएगा। सी, केवल आंशिक रूप से लागू रहेगा। या डी, संसद द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। अनुच्छेद 13 कहता है यदि कोई कानून, चाहे वो संविधान बनने के पहले के हों, चाहे संविधान के समय के हों, चाहे संविधान के बाद के हों, चाहे वो कोई कस्टम हो, रीति रिवाज हो, चाहे कोई कुछ भी हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना कर रहे हैं तो अनुच्छेद 13 के अनुसार उतनी सीमा तक वो शून्य हो जाएगा, यानी उस सीमा तक उसे निरस्त माना जाएगा। साथियों, अगला सवाल है कि अनुच्छेद 13 के अनुसार यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, उसे निरस्त माना जाएगा। अगला सवाल अनुच्छेद 15 से है। अनुच्छेद 15(5) में प्रावधान क्या है? विशेष अवसर पर सामान्य व्यक्तियों का संरक्षण, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, केवल महिलाओं के लिए आरक्षण, या किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 15(4) में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है साथियों कि अनुच्छेद 15 की धारा 4 किस वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देती है? तो अभी हमने बताया कि विशेष वर्ग के लिए, और इस विशेष वर्ग में साथियों अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियां शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है साथियों अनुच्छेद 15 से संबंधित कि अनुच्छेद 15 में दी गई विशेष सुविधाएं जो हैं वो किसके लिए लागू होती हैं? केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए, सभी के लिए, या केवल उच्च जातियों के लिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि अनुच्छेद का 15 सब क्लॉज 3 में प्रावधान है साथियों कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था कर सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 16 से संबंधित सवाल है कि अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 3 के अनुसार राज्य किसी विशेष वर्ग के नागरिकों के लिए क्या कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है विशेष सेवाएं प्रदान कर सकता है। ऑप्शन बी, विशेष प्रावधान करना। ऑप्शन सी, विशेष कानून बनाना। ऑप्शन डी, कोई विशेष प्रावधान नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेष प्रावधान करना। साथियों, विशेष सेवा नहीं देना है, विशेष कानून नहीं बनाना है और विशेष प्रावधान करना है, ये सेम शब्द है हमारे संविधान का। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल साथियों कथन निष्कर्ष के रूप में मैंने लिया है, थोड़ा क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश की है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। निष्कर्ष में एक कहता है कि अनुच्छेद 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, उसका कोई भी अभ्यास दंडनीय है। वही निष्कर्ष दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 17 किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को समाप्त करता है। इसका सही आंसर क्या है? केवल निष्कर्ष ए, निष्कर्ष 2, या ए और बी दोनों, या ना तो एक ना तो बी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निष्कर्ष ए। साथियों, कह रहा है कि अनुच्छेद 17 के अनुसार जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त कर दिया गया, उसका कोई भी जो अभ्यास करेगा वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद
16(5) के अनुसार किन नियमों के अधीन नियुक्तियां की जा सकती है? ए, संसद द्वारा निर्धारित नियम, बी, राज्य द्वारा निर्धारित नियम, सी, किसी भी माध्यम से नियुक्तियां, या डी, केवल सरकारी नौकरियों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि राज्य साथियों प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य द्वारा। अगला सवाल साथियों अनुच्छेद 16(4) से संबंधित है। तो किससे संबंधित है अनुच्छेद 16(4) आपको बताना है। ए, पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए, बी, महिलाओं के आरक्षण के लिए, सी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए, या डी, किसी भी वर्ग के आरक्षण के लिए नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। साथियों पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए संबंधित है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है आपको बताना है। ए, भेदभाव के खिलाफ, बी, उपाधियों के उन्मूलन, सी, धर्म की स्वतंत्रता, डी, राजनीतिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपाधियों का उन्मूलन। अगला सवाल है साथियों कि अनुच्छेद 18 के तहत किस प्रकार की उपाधियां भारत में समाप्त की गई है। सरकारी उपाधियां, सम्मानित उपाधियां, सामंती उपाधियां, या उपरोक्त सही। तो सभी प्रकार की उपाधियों का अंत की बात की गई है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार साथियों किस प्रकार की उपाधियां स्वीकृत नहीं है, यानी स्वीकार योग्य नहीं है। नागरिक सम्मान, ये तो है साथियों। बी, राजा रानी की उपाधियां, देखते हैं ऐसा शायद नहीं है। सी, धार्मिक उपाधियां, डी, सभी उपाधियां। अब साथियों इसमें राजा रानी की जो उपाधियां है वो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि धार्मिक उपाधियों में आपने देखा होगा महंत, बहुत बड़े बड़े मठाचार्य, योगाचार्य, आधीशाचार्य, शंकराचार्य जैसी उपाधियां आज भी चल रही है। नागरिक सम्मान भारत सरकार खुद देता है, जैसे पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न जैसा, और राजा रानी जैसी उपाधियां अब समाप्त कर दी गई है अनुच्छेद 18(2) के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल है अनुच्छेद 18(3) में क्या प्रावधान है। ए, उपाधियों का पुनः स्थापना, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। उपाधियों को प्राप्त करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता, देखते हैं इसके बारे में। सी, उपाधियों के प्रदर्शन करने पर रोक, ये भी सही आंसर है साथियों। और उपाधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका जो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि क्या प्रावधान है, तो 18(3) कहता है कि अगर मान लीजिए कोई उपाधि आपके पास है तो आप उस उपाधि का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के किस प्रकार से संबंधित है, यानी आर्टिकल 19 में किस तरीके का फंडामेंटल राइट दिया गया आपको बताना है। ये समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों। अगला है अनुच्छेद 19 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है आपको बताना है। भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये तो है। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ये भी है। संघ और यूनियन बनाने का अधिकार, ये भी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं है साथियों। ये अनुच्छेद 25 में है, इसलिए ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत जो इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं उसमें 19G के अंतर्गत क्या आता है। व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार साथियों है नहीं, ये पहले 31 में था, इसको हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300A में एक लीगल राइट बना दिया गया, मौलिक अधिकार अब है नहीं। शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी नहीं है। तो दो तरीके से तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। एक धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो बाकी आपके पास दो ऑप्शन है, एक ए और एक सी। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार, व्यवसाय व रोजगार का अधिकार की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 का जी।
अगला सवाल है साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, यानी रोक, रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। 14 के तहत ये समानता के अधिकार की बात कर रहा है साथियों। अनुच्छेद 21 ये जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(2) ये सही आंसर है आपका, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों पर कौन सा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ए, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर रोका जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रोका जा सकता है। शिष्टाचार और नैतिकता के आधार पर भी रोका जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। साथियों अगला सवाल है कि अनुच्छेद 19(1) में जो डी है इसमें कौन सा अधिकार है? ए, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। बी, संघों का गठन करने का अधिकार। सी, देश के किसी भी भूभाग में घूमने का अधिकार। या डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, पहले 31 में था, अब नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देश के किसी भी भूभाग में घूमने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 डी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत साथियों भारतीय संविधान में कौन से अधिकार से संबंधित है, यानी अनुच्छेद 20 किस प्रकार के फंडामेंटल राइट से संबंधित है आपको बताना है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में साथियों, ऑप्शन ये गलत है। बी है अपराधों के संबंध में संरक्षण, ये सही है। सी, शिक्षा का अधिकार, ये भी गलत है, ये 21(a) में है साथियों। और समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। साथियों अगला सवाल है कि अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे ट्रिपल स्टार कर सकते हैं। दोहरे अभियोजन का निषेध, यानी डबल ज्योप्रेसी। दूसरा है दोष सिद्ध के बाद सजा। तीसरा है आत्म अभिशमन के विरुद्ध सुरक्षा। या डी, जीवन का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीवन का अधिकार, क्योंकि इसी के अंतर्गत ये सारे पहलू आते हैं। अगला सवाल है साथियों कि न्यायिक सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2) में कहा गया साथियों कि किसी व्यक्ति को आप एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। अगला सवाल है साथियों कि आत्म अभिशमन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने से रोकता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन 20(3), यानी आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में प्रावधान है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जैसा अभी मैंने बताया आपको, आर्टिकल 22 में है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। ऐसे आर्टिकल 20(3) में प्रावधान है साथियों कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। बाकी आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 22, ये साथियों गिरफ्तारी और जो डिटेंशन है, निरोध गिरफ्तारी है, उससे संबंधित प्रावधान इसमें है। आर्टिकल 21 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के किस अधिकार से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 में आता है। तो सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल है साथियों कि अनुच्छेद 21 के अनुसार किस अधिकार को जीवन जीने के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया है? शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत साथियों सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर आर्टिकल 21 में अधिकारों को जोड़ता गया है और ये सभी अधिकार जो हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की व्यापक परिभाषा को विस्तारित करता है? ऐसा सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। केशवानंद बनाम
केरल राज्य में, मेनका गांधी बनाम भारत राज्य में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में, या IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। साथियों, मेनका गांधी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने जो जीवन की है उसकी परिभाषा को व्यापक रूप से विस्तारित किया था। तो साथियों, यह है मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ। ये केवल साथियों भाग 1 है। इसके बाद मैं एक इसका और भाग लाऊंगा। भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 21 से लेके आर्टिकल 34 तक के सभी अनुच्छेदों के MCQ आपको मिलेंगे। तो सेशन साथियों पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और सेशन पसंद आता है साथियों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और एक लाइक तो प्लीज़ बनता है साथियों इतना मेहनत करने के बाद। और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।